हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। सिद्दीक कप्पन केरल के मलप्पुरम के वेनगारा के रहने वाले हैं। जब वो गिरफ्तार हुए तब वो 6 बरस से दिल्ली में रहकर काम कर रहे थे। उनके परिवार के लिए वो एक मेहनतकश पत्रकार हैं, लेकिन यूपी सरकार के मुताबिक एक शातिर अपराधी। उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए की धारा 17 और 18 में मुकदमा दर्ज है। माने गैर कानूनी गतिविधियों के लिए पैसे इकट्ठा करना, साजिश करना। इन दो गंभीर धाराओं से इतर सांप्रदायिक सद्भाव भड़काने और आईटी एक्ट के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। ईडी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच भी कर रहा है। सरकार के पास अपने आरोपों पर सबूत आदि जुटाने के लिए 2 साल का वक्त था जब कप्पन उसकी हिरासत में थे। वो बार बार बेल की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जुलाई 2021 में मथुरा की अदालत ने सिद्दीक कप्पन की बेल याचिका खारिज कर दी। इसके बाद वो हाईकोर्ट से राहत मांगने गए, लेकिन 3 अगस्त 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने भी याचिका खारिज ही की। इसके बाद कप्पन सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगने आए और यहां हुई सुनवाई में आपको एक अंदाजा मिलेगा कि कप्पन पर मामला चला रही यूपी सरकार के पास अपने लगाए आरोपों को साबित करने के लिए कितना असलहा है, कितना मामला है। सुनवाई करने वाली बेंच में सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट थे। सुनवाई के दौरान बेंच का पहला सवाल यही था कि अब तक कप्पन के खिलाफ क्या सबूत मिले हैं। इसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वकील महेश जेठमलानी ने कहा, कप्पन सितंबर 2020 में हुई पीएफआई की बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में कहा गया कि फंडिंग रुक गई है, इसलिए अब संवेदनशील जगहों पर जाकर दंगे भड़काने हैं। यहीं 5 अक्टूबर को दंगे भड़काने हाथरस जाने की योजना बनी और इस काम के लिए 45,000 रुपए दिए गए। कप्पन ने दावा किया था कि वो एक अखबार से जुड़े हैं, लेकिन वो पीएफआई के एक संगठन से जुड़े हैं। पीएफआई को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना है। झारखंड ने ऐसा कर भी दिया है। कप्पन दंगे भड़काने हाथरस जा रहा था, ये वैसा ही जैसे 1990 में बंबई में हुआ था। इसके बाद बेंच ने सवाल किया कि कप्पन के पास से बरामद क्या क्या हुआ। जवाब में जेठमलानी ने बताया कि आईडी कार्ड और कुछ साहित्य। जब बेंच ने पूछा कि क्या कोई विस्फोटक बरामद हुआ, तो जेठमलानी ने कहा कप्पन के पास से विस्फोटक बरामद नहीं हुआ था। इस तरह के मामलों में हम पुलिस की वो बाइट सुनने के आदी हो चुके हैं कि फलाने के पास से आपत्तिजनक साहित्य मिला, लेकिन उस साहित्य में क्या आपत्तिजनक होता है ये हमें कम ही मालूम चल पाता है। इसलिए कप्पन के पास से बरामद साहित्य को लेकर बेंच और जेठमलानी के बीच सवाल जवाब पर गौर किया जाना चाहिए। बेंच ने सवाल किया कि यूपी सरकार ने साहित्य के संबंध में आगे क्या कार्रवाई की। जेठमलानी ने यूपी सरकार की तरफ से जवाब दिया कि 6 आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। इस पर बेंच ने कहा कि 6 आरोपी के बयान को सबूत नहीं बनाया जा सकता। तब जेठमलानी ने कहा कि किसी आरोपी को सरकारी गवाह बनाने की कोशिश चल रही है। सीजीआई ने कहा जब कोशिश चल ही रही तो मामला सुनवाई के हिसाब से परिपक्व नहीं हुआ है। और तब जेठमलानी ने साहित्य को दंगों की टूल किट बता दिया। इस पर बेंच ने पूछा कि साहित्य में आपत्तिजनक या खतरनाक था क्या। जवाब में जेठमलानी यही कह पाए कि आरोपी हाथरस जा रहे थे और ये साहित्य दलितों के बीच बांटने वाले थे। इसमें लिखा था कि किस तरह पुलिस ने परिवार को बताए बिना पीड़िता का शव दाह कर दिया। साहित्य से भावनाएं भड़क सकती थी, ये प्रोपेगेंडा पीएफआई कर रही थी, ना कि दलित। इसमें ईमेल भेजने की जानकारी है, सोशल मीडिया कैंपेन चलाने के लिए निर्देश हैं। लेकिन बेंच इन तर्कों से संतुष्ट नहीं हुई। सीजीआई ने कथित साहित्य पर कहा, हर नागरिक के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कप्पन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। क्या ये कानून की नजर में अपराध है? 2012 में इसी तरह इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुए थे और फलस्वरूप कानून बदला गया था। अब तक आप ऐसी कोई चीज पेश नहीं कर पाए जिससे आपत्तिजनक माना जाए। क्या ऐसा एक भी दस्तावेज है जिससे साबित हो कि आरोपी दंगों में शामिल होने वाला है? साहित्य के मुद्दे पर कप्पन की ओर से पेश हुई वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कुछ दस्तावेज तो भारत से संबंधित भी नहीं थे और ये पूरा मामला प्रोसिक्यूशन का नहीं, परसिक्यूशन का उदाहरण है, यानी अदालती कार्रवाई के नाम पर कप्पन का उत्पीड़न हो रहा है। जब जेठमलानी ने कहा कि कथित टूलकिट में दंगों के दौरान क्या पहने, कैसे छिपे, आंसू गैस से कैसे बचें आदि के निर्देश थे। जब जेठमलानी न्यायालय को टूलकिट के बारे में बता रहे थे तब उन्होंने ये वाक्य भी पढ़ दिया, इफ यू सी ब्लैक पीपल रनिंग, रन विद देम। तब सिब्बल ने कहा कि ये तो अमेरिका में हुए ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शनों के लिए बने निर्देश थे। इतनी बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया। आदेश के तहत सिद्दीक कप्पन को अब 3 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें सशर्त जमानत दी जाएगी। कुछ शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से भी लगाई। अगले 6 हफ्तों तक कप्पन को दिल्ली के जंगपुरा में रहना होगा। ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। 6 हफ्ते बाद केरल जाने की छूट होगी। दिल्ली और केरल में रहते हुए स्थानीय पुलिस थाने में हाजिरी देनी होगी। कप्पन को अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी को देना होगा। सुनवाई के ये ब्यौरे
हमने कानूनी मामलों पर रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ से लिए हैं। कप्पन को बेल मिलना कहीं से उन्हें निर्दोष साबित नहीं करता, लेकिन ये सवाल तो बनता ही है कि यूपी सरकार ने 2 बरस में जो भी सबूत इकट्ठा किए वो सुप्रीम कोर्ट में आधे घंटे से भी कम समय में धाराशायी कैसे हो गए। अगर कप्पन वाकई एक आतंकी गिरोह के सदस्य हैं और उनकी नीयत दंगे कराने वाली है, तो यूपी सरकार अब तक उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा क्यों नहीं पाई? वो इसी तरह के तर्कों में क्यों उलझ कर रह गई कि कप्पन की रिपोर्टिंग जिम्मेदार नहीं थी? क्या ऐसे अधिकारियों की लापरवाही माना जाए या सरकार की नीयत? रही बात हाथरस की पीड़िता के मामले की, तो सीबीआई की जांच चल रही है। परिवार अब भी भयभीत होने की बात कह रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऐसे मामलों में अंतिम संस्कार के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब अंतिम संस्कार में रीति रिवाजों का ख्याल रखा जाएगा। एम्बुलेंस में कम से कम 2 परिवारजनों को साथ ले जाया जाएगा। अगर परिवार अंतिम संस्कार से मना करता है तो सरकार 5 सम्मानित नागरिकों की एक टीम परिवार से मिलने भेजेगी और ये टीम एसडीएम को अपनी रिपोर्ट देगी। फिर एसडीएम की कमेटी ये तय करेगी कि अंतिम संस्कार ना करने से समाज पर बुरा असर या पब्लिक आउटरीच फैलने की आशंका है या नहीं, और ये कमेटी परिवार की मंशा के खिलाफ भी अंतिम संस्कार कर पाएगी। लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएं तो ये पुलिस की पहली प्राथमिकता होती है, चाहे एक्सीडेंट का मामला हो या इस तरह का, कि प्रॉपर प्रक्रिया के बाद अंतिम संस्कार जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि इस तरह की बातें भी सामने आती हैं कि शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन होता है या उसके इर्द गिर्द और भी चीज़ें होती हैं। तो एक तरफ पुलिस का पक्ष है, लेकिन परिवारजनों की सहमति के बिना या उनके विरोध के बावजूद जबरन अंतिम संस्कार कराना तो कहीं से भी न्याय संगत नहीं माना जाता है। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।